यस, जय हिंद। यूपी स्पेशल के सेकंड पार्ट के सेगमेंट में हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि यूपी बजट में माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो कुछ प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या क्या तथ्य निहित हैं। इसमें अगर आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है और इसमें यह भी है कि देश में जो आबादी है वो 24 करोड़ है। साथ में आप देखोगे तो इसमें जो योगदान है जीडीपी का वो आपको 8% दिखाई देगा, जो कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है और यही वृद्धि जो है 2023-24 के लिए 19% जो है पता चल रही है। साथ में हम लोग ये भी देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो बेरोजगारी की दर है वो बेरोजगारी की दर 2017 से पहले 14.4% है और अब वो 4.2% हो गई है। आपने एक चीज और देखा होगा जो पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि जो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उस समिट में 16 देशों से प्रतिनिधिमंडल आए हैं और इन प्रतिनिधिमंडल ने जो निवेश किया है उसका एक आंकड़ा इसमें प्रस्तुत किया गया है। साथ में इसी को लेकर के 8 जो राज्य है उसके नगरों में रोड शो भी किए गए। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि जो बजट का अनुमान इस पे किया गया है वो 690,242.43 करोड़ रुपए किया गया है और हमने साथ में ये भी आपसे डिस्कस किया था कि दूध उत्पादन, चीनी और गन्ना उत्पादन और एथेनॉल की आपूर्ति में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि वैक्सीनेशन के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अधिक डोज देने वाला देश का अग्रणी राज्य है। 39.2 करोड़ से अधिक डोज जो है उत्तर प्रदेश में लगाए गए और स्टार्टअप्स रैंकिंग में यूपी को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में भी सम्मानित किया गया। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट 2023 में हुई उसमें 25,000 से अधिक निवेशक जो है
आए और उन्होंने 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक के निवेश किए। हम लोग निवेश को अगर देखें तो वो हमको समझ में आता है कि सबसे अधिक निवेश जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किया गया, जो 16% है। और उसके बाद जो MOU साइन किए गए वो नवीकरणीय ऊर्जा के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में साइन किए गए, 12% योगदान जिसका रहा। तीसरे नंबर पे औद्योगिक पार्क में MOU साइन किए गए। चौथे और पांचवें नंबर पे क्रमशः शिक्षा और लॉजिस्टिक्स में साइन किए गए। इसी बजट वर्ष में ये भी बताया गया कि जो G20 की अध्यक्षता की गई, G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच में भारत करने वाला है, जिसमें 200 से अधिक बैठकें होने वाली हैं। और इसमें चार जो है शहर उत्तर प्रदेश के भी शामिल होंगे, इसमें 11 सिटिंग्स होगी। और जो शामिल होंगे उसमें लखनऊ होगा, आगरा होगा, बनारस होगा, और चौथा जो शहर है वो ग्रेटर नोएडा है, जहां पर 11 सिटिंग्स होंगी। हमने ये भी समझा इसमें कि इस बजट वर्ष में ये भी बताया गया कि DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। और हमने ये भी देखा इसी बजट वर्ष में कि उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में पहले नंबर पे, गन्ना उत्पादन में पहले नंबर में, चीनी उत्पादन में पहले नंबर पे, और एथेनॉल की आपूर्ति में पहले नंबर पे रहा। अब इसके आगे क्रम में हम लोग बात करें तो इस बजट वर्ष, ये बजट वर्ष जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 को लेकर के ऑपरेट अनुमान इसमें जो होगा वो 23-24 के लिए होगा। तो ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट है। तो ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो ये बजट है, इस बजट के प्रस्तुतिकरण में बहुत सी योजनाएं और कार्यक्रम दिए गए हैं। उसमें से जो अति महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसके अंतर्गत जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और धात्री माताएं हैं उनको शामिल किया गया है। यानी कि जो भी महिलाएं या तो गर्भ धारण कर चुकी है या फिर गर्भ धारण करने वाली हैं उनको शामिल किया गया है। साथ में स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश की है, कई सेक्टर्स में बढ़ावा दिया जा रहा है स्टार्टअप को, जिसमें कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा और पर्यटन इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही जो PGI लखनऊ है, IIT कानपुर है और नोएडा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर AI ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित परिचालन प्रारंभ किया गया है। अगर हम लोग जॉब्स की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में ये बताने की कोशिश की गई है कि मनरेगा में 2022-23 में 26,29,000 से अधिक 26,29,000 से भी अधिक
मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। साथ में इसमें भी बताया गया है कि MSME जो एक्ट है 2020 का, उसमें नई इकाइयों के प्रारंभ करने के 1000 दिनों तक भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरीक्षण से छूट रहेगी। दो 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में टेक्सटाइल में भी आप देखें तो 40,000 जॉब्स के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। अप्रेंटिस के माध्यम से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन जो योजना है, उसमें 31,000 जो है युवा है उनको प्रशिक्षण रखने का लक्ष्य रखा गया है। जो ये प्रशिक्षण अप्रेंटिस के माध्यम से होगा, वो उद्योगों में उनको भत्ता भी मिलेगा और प्रशिक्षण भी मिलेगा। इसी क्रम में आगे जो नई उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति है, जो पर्यटन नीति है उसमें अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश की बात की गई है और साथ में 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इसी फाइनेंशियल ईयर में भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है, जो कि पथ विक्रेताओं को ऋण मुहैया करवाती है, ऋण वितरण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो फेज 3, फेज 4 और फेज 5 है, इन तीनों चरणों को मिला दें तो 81.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरण किया गया है। कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना की बात किया जाए तो कार्यस्थल पर जो श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए 5 लाख रुपए का कंपनसेशन, स्थायी दिव्यांगता के मामले में ये 4 लाख रुपए है और आंशिक दिव्यांगता के मामले में ये 3 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो नई योजना चलाई गई है, उसमें एक योजना का नाम है नया सवेरा योजना, जिसमें बाल श्रम मुक्त बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को भी लागू किया जा रहा है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित है। ऐसे ही बाल श्रमिक विद्या योजना में भी 2000 बच्चे शामिल किए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 594 किलोमीटर लंबी है, वो मेरठ से प्रयागराज के बीच चलेगी, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म सिटी है, उसकी भी जो है इसमें बात की गई है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म सिटी है, इस फिल्म सिटी के लिए 1000 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है, और इसका विकास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण करेगा। इसी बजट वर्ष में ये भी बताया गया है कि जो साइबर क्राइम हेल्प डेस्क है, वो 1531 है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने इसे 23 सितंबर 2018 से लागू किया है, जिसमें प्रतिवर्ष
5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसी सेगमेंट में अगर हम और आगे बात करें तो एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के साथ अभी तक 45 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोले जा चुके हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरठ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के साथ में KGMU लखनऊ भी शामिल हुआ है। यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरठ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में होगा। इसी फाइनेंशियल ईयर में ये भी बताया गया है कि राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है वहाँ पर एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। व्यवसाय की सुगमता की अगर बात करें तो व्यवसाय की सुगमता के मामले में उत्तर प्रदेश लंबी छलांग लगाई है और वो सेकंड रैंक पे आ चुका है, जो कि अचीवर्स श्रेणी है। सिंचाई और जल संसाधन की अगर बात करें तो 2,40,000 लाख हेक्टेयर की जो कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य है और इस कृषि योग्य भूमि में से 165.42 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति जो कार्यक्रम है, योजना है, उसके अंतर्गत 2023-24 तक इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह जल संयोजन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हमेशा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। नागरिक उड्डयन की अगर बात करें तो नागरिक उड्डयन के मामले में, सिविल एविएशन के मामले में उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट एक्टिव हैं और जो ये 9 एयरपोर्ट एक्टिव हैं ये इनमें से 3 एयरपोर्ट जो है प्रदेश में क्रियाशील हैं। जेवर और अयोध्या ये निर्माणाधीन है और जल्द ही जो है इनकी संख्या 5 हो जाएगी। बजट वर्ष में भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल में 4 एयरपोर्ट्स का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और 6 एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र में निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में कुल एयरपोर्ट 21 हो जाएंगे। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना, जिसका नाम सौभाग्य भी है, इसके अंतर्गत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये के 10 मासिक किस्तों के बिजली कनेक्शन देने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश में जहाँ से बिजली उत्पादन होता है ऐसी इकाइयों में जो तापीय उत्पादन है, जैसे कि घाटमपुर, ओबरासी और जवाहरपुर, इन यहाँ से जो है प्रदेश को बिजली प्राप्त होती है।
प्रदेश में 2019-20 में जो औसत उत्पादन है विद्युत का वो 3766 मेगावाट पर डे रहा है। 2020-21 में ये 3816 मेगावाट हो गया है और 21-22 में ये 3998 मेगावाट हुआ है। जवाहरपुर जो तापी परियोजना है वो 660 मेगावाट की परियोजना है, में 2 इकाइयाँ हैं। ऐसे ओबरा सी जो है उसमें भी 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं और पनकी में 660 मेगावाट की एक जो है इकाई है जिसका उत्पादन 2023-24 में हो सकता है, ऐसा बजट में बताया गया है। बुंदेलखंड में भी जो सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, इस जो सौर ऊर्जा स्थापित की गई है उसका नाम है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड। इसमें जर्मनी की संस्था जो है KfW सहायता कर रही है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने अभी नई सौर ऊर्जा नीति 2022 बनाई है, इसको भी ध्यान रखना है। और इस नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 भी बनाई गई है। इसके अंतर्गत अगले 5 साल तक ये नीति काम करेगी, जिसमें कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेस मड, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट इत्यादि जैसे विभिन्न जैव अपशिष्टों का प्रयोग किया जाएगा। और ये प्रयोग कहाँ पे होगा? ये बायोगैस प्लांट में होगा, बायोकोल प्लांट में होगा, बायोडीजल और बायोइथेनॉल प्लांट में होगा। इससे ये निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। आवास और शहरी नियोजन की बात करें तो वाराणसी और अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए भी बजट दे दिया गया है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए बजट दे दिया गया है। साथ में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो कॉरिडोर है जिसमें रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लगेगा, उसका निर्माण भी किया गया है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में गाड़ियाँ तेजी से चलेंगी। वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना शहरी है उसके अंतर्गत 2017 से अभी तक प्रदेश में 17.62 लाख मकान की स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी इतने बना दिए गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य गांव के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ पलायन रोकने का लक्ष्य होता है। इसमें भी इस वित्तीय वर्ष में फंडिंग की गई है। गांव में ई गवर्नेंस विस्तार करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना चलाई गई है। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम द मिलियन फार्मर स्कूल्स का आयोजन प्रदेश में हो रहा है और वर्ष 2023-24 के में 17,000 किसान पाठशालाएं आयोजित होगी, ऐसा प्रस्ताव है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में 2022-23 में प्रदेश के 49 जनपद में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ किया गया है। गन्ना विकास चीनी उद्योग की बात करें तो ध्यातव्य है कि प्रदेश जो है 46 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है और चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण और कृषि आधारित उद्योग है। पेराई सत्र 2022-23 में 117 चीनी मिलों का संचालन हुआ है।
और इसी सत्र में गन्ना क्षेत्रफल जो है 28.53 लाख हेक्टेयर है, जिससे चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर स्थापना की जा रही है। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में, अयोध्या में, बांदा और मेरठ में स्थापित किए जा रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। देखिए, जो ये हम लोग इसमें यूपी स्पेशल को समझ रहे हैं, इसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर के जो सरकार द्वारा पीडीएफ प्रस्तुत किया गया है, उसके प्रत्येक सेगमेंट में जो जो चीज़ महत्वपूर्ण है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। दूध विकास, दूध उत्पादन की बात करें तो भारत जो है विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है, और इसी तरह उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। मेरठ और वाराणसी में डेयरी परियोजना प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश दूधशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 जो है स्थापित की गई है। इसके अंतर्गत जो भी इकाइयाँ लगेंगी उसको वित्तीय अनुदान, रियायत इत्यादि सुविधाएं दी जाएंगी। सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना का प्रस्ताव है। लखनऊ में माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण एवं फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से प्रधानमंत्री श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर इंडिया नामक परियोजना भी प्रदेश में लागू की गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रोजेक्ट अलंकार का प्रस्ताव किया गया है। नैक रैंकिंग जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित है, में लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय को ए डबल प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। और भारत में प्रथम बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को जो रैंकिंग प्राप्त हुई है वो कानपुर कृषि विश्वविद्यालय है। केजीएमयू को भी नैक रैंकिंग में ए प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। अगर हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो अमेठी को ए श्रेणी मिली है, शारदा विश्वविद्यालय और गलगोटिया को भी, और जेएलए को ए प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। देखिए, जो ये यूपी स्पेशल है, इसमें समग्र रूप से हम लोग पूरा का पूरा बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उसका अध्ययन कर रहे हैं। देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। पूरा का पूरा जो है एक एक लाइन, एक एक शब्द नहीं पढ़ना है, जो बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के लिए वही पढ़ना है। वैसे ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय को हटा करके जो 2 अन्य विषय जोड़े गए हैं उसमें एक विषय उत्तर प्रदेश स्पेशल है, इसलिए ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। मेरठ में ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। सहारनपुर, फतेहपुर, बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर, माँ अष्टभुजी देवी मंदिर और कालीखो मंदिर का रिपेयर होगा और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सीतापुर में निवेशारण में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाना है। वन एवं पर्यावरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो वन आवरण और वृक्षावरण है वो टोटल इंडिया का 9.23% है, और 2030 तक जो हमारा लक्ष्य है वो 15% करने का लक्ष्य है। 2023 में वृक्षारोपण के लिए 35 करोड़ जो है प्लांटेशन पौधारोपण का लक्ष्य भी रखा गया है। लखनऊ में जो कुकरेल वन क्षेत्र है उसमें नाइट सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष बनाया गया है, जिसका उपयोग जघन्य हिंसा के शिकार महिलाओं बालिकाओं को आर्थिक और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने में किया जाएगा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोकथाम की जाएगी और इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पुष्टाहार उत्पादन इकाइयाँ और नेफेड के माध्यम से टेक होम राशन के रूप में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है। 6 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाने, 6 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया के स्तर में कमी लाने और गर्भवती और धात्री महिलाओं में एनीमिया का स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान पहले से प्रदेश में संचालित है। मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव दिशा में निर्धारित 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि और ₹1000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को 6000 एकमुश्त दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं, जब भी प्रसव की स्थिति होगी उनको, जो भी महिला श्रमिक हैं उनको पहले से ही 3 माह का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा और ₹1000 का चिकित्सा बोनस दिया जाएगा। और जो भी पुरुष कामगार रजिस्टर्ड हैं वो उनकी वाइफ को ₹6000 एक साथ दिया जाएगा। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं को पौष्टिक आहार हेतु अगर लड़का है तो ₹20,000 और अगर बच्ची है, लड़की है तो ₹25,000 दिया जाएगा और ये 18 वर्ष के लिए तक होगा। जन्म से अगर दिव्यांग बालिका है तो ₹50,000 बतौर फिक्स डिपॉजिट होगा। महात्मा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी पात्र हैं श्रमिक और जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और वो कम से कम इस वाली योजना में 10 वर्ष तक लाभार्थी रहे हैं तो उनको प्रतिमाह 1000 दर से पेंशन दिया जाएगा और उनके जीवित रहने तक ये दिया जाता रहेगा और उनके मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी या पति को दिए जाने का प्रस्ताव है, जो भी दोनों में से हो। उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संबंधित कर में जो लक्ष्य है वो 1,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसे राजस्व संग्रह किया जाएगा। बाकी इस जो वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान है वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार डिस्कस कर देते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट यही होता है एग्जाम की दृष्टि से। और इस वाले सेगमेंट में जो बजट अनुमान किया गया है वो 6,90,242 करोड़ रुपए है। कुल प्राप्तियाँ 6,83,292 करोड़ 74 लाख है। कुल प्राप्तियों में 5,70,865 करोड़ 66 लाख राजस्व प्राप्तियाँ हैं और शेष जो पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों में भी जो कर राजस्व का अंश है वो 4,45,800 करोड़ 871 करोड़ 59 लाख रुपए है। इस सेगमेंट में सब चीज़ याद नहीं करनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बजट अनुमान है 690,242.43 करोड़ रुपए, जो रिसिप्ट है वो 683 मोटा याद रखना है। इस रिसिप्ट में 2 तरह की रिसिप्ट होती है, 2 तरह की प्राप्तियाँ होती है, एक राजस्व प्राप्तियाँ होती है, एक पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है। और जो राजस्व प्राप्तियाँ होती है उसमें भी कर राजस्व होता है और कर राजस्व में भी स्वयं का भी कर राजस्व होता है और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता है, ये ध्यान रखना है। व्यय की अगर बात करें तो व्यय आप देखोगे तो 6,90,242.43 करोड़ रुपए है। इसमें भी 2 तरह का व्यय होता है, एक होता है राजस्व लेखा पे होता है, एक पूंजीगत लेखा पे होता है, रेवेन्यू अकाउंट पे होता है, एक कैपिटल अकाउंट पे होता है। दोनों में से कोई भी एक डाटा याद करना जरूरी होगा। अगर हम लोग समेकित निधि पे अगर हम लोग घाटे की बात करें तो इस समय प्रदेश में 6,949.69 करोड़ रुपए घाटा हुआ है और पब्लिक अकाउंट पे लोक लेखा पे 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्ति हुई है। राजकोषीय घाटा की बात करें हम लोग तो राजकोषीय घाटा प्रदेश को 3.48% हुआ है। टोटल जो भी बजट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें जो थी वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया।
और अगला जो सेगमेंट होगा वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए थैंक यू।